आप अपने घरों में इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर और ये जुगाड़ जो पानी गर्म करने के काम आता है, इसे हम इमर्सर रॉड बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे ये हीटिंग डिवाइसेस आप जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचे हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जब इलेक्ट्रिक करंट इन डिवाइसेस के थ्रू फ्लो होते हैं तो ये डिवाइसेस हीट प्रोड्यूस करते हैं। कभी सोचे हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है इन डिवाइसेस के अंदर कि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं? इन्हीं सारे सवालों को लेकर सेंटर फॉर एजुकेशन के साथ मैं आया हूं आपके साथ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही ये हीटिंग डिवाइसेस आपको हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से फ्लो होते हैं तो वो वायर गर्म हो जाता है और उसके बाद ये वायर हीट प्रोड्यूस करते हैं। When an electric current passes through high resistance wire like nichrome, then this wire becomes hot and produces heat, and this effect is called heating effect of electric current, right? Here, the role of resistance in electrical system is similar to that of friction in mechanical system. इस बात को समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो रेजिस्टेंस का रोल है वही रोल आपका मैकेनिकल सिस्टम में फ्रिक्शन करता है। जैसे ये डिवाइसेस, ये मशीन देखिए आप, ये क्या है कि सरिया काटने के काम आता है, जिसे मतलब रॉड, घर पे जो काम होते हैं उसमें रॉड जो होते हैं उसके काटने के काम आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी चिंगारी दिख रहे हैं आपको, ये आपके हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। और ठंड के मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो इंसान ऐसे हाथों को रगड़ता है। रगड़ने के बाद क्या होता है? रगड़ने के बाद ये होता है कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते हैं। वैसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से, हाई रेजिस्टेंस वायर से फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है और उस अपोज करने की वजह से करंट को ज़्यादा काम करना पड़ता है उस वायर के थ्रू फ्लो होने के लिए। तो ये सिमिलरिटीज है रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम में। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस वायर है और जब करंट इस वायर के थ्रू फ्लो कराते हैं तो ये हाई रेजिस्टेंस इस करंट को अपोज करता है। इस वायर का हाई रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, तो इसलिए करंट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इस वायर के थ्रू फ्लो होने के लिए, और इसके वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट I किसी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R से फ्लो होता है टाइम t के लिए, then this current will do some work and that work we see in the form of heat। और कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे करंट के फ्लो की बात हुआ, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि करंट कहाँ से आया। करंट आपका फ्लो ऑफ चार्ज से मिलता है, और चार्ज कब फ्लो करता है? जब आपके पोटेंशियल डिफरेंस मिलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे होंगे वहीं पे आपके चार्ज फ्लो होंगे। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं होंगे। जब चार्ज फ्लो नहीं होंगे तो आपको करंट नहीं मिलेंगे, और जब करंट नहीं है तो वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, राइट? ये क्रोनोलॉजी समझिए, पहले पोटेंशियल डिफरेंस, फिर फ्लो ऑफ चार्ज, और उसी को हम करंट बोलते हैं। और जब करंट होगा तो आपके वहाँ पे वर्क होंगे, राइट? सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, then it will do some work which we see in the form of heat. Mathematically we can write it like work is equal to charge into voltage. Potential difference means work done is the product of charge and voltage. लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से कि यहाँ पे वर्क डन आपको जो मिले हैं चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में मिले हैं। लेकिन पहले ही मैं बताया था, अगर किसी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है टाइम t के लिए, तो कुछ वो काम करता है। तो यहाँ पे करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पैरामीटर हमारे पास थे पहले, तो इसके फॉर्म में हमें वर्क मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में मिला है। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे करंट, रेजिस्टेंस और टाइम में। तो आप याद कीजिए कि करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखिए I इक्वल टू Q अपॉन T, तो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू IT लिख सकते हैं। और ओम्स लॉ को आप याद कीजिए, ओम्स लॉ में क्या होता है? करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। क्या होता है? करंट इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो यहाँ पे V इक्वल टू IR लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आप
इस यहाँ पे वर्क वाले इक्वेशन पे पुट कीजिए। जब ये दोनों वैल्यू वर्क वाले इक्वेशन पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा वर्क इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए कि यहाँ पे ये आपके जो वर्क हैं इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, यहाँ पे वर्क जो है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हीट प्रोड्यूस करता है, तो वर्क को हम हीट लिख सकते हैं, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपके जो फॉर्मूला मिले इसमें हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ। इस इंपॉर्टेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट कीजिए। जैसे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है, पहला पॉइंट। मतलब कि अगर आप करंट को डबल करते हैं तो हीट का वैल्यू क्या होगा? 4 टाइम बढ़ जाएगा। अगर हीट को डबल करते हैं तो करंट का वैल्यू अगर करंट को डबल करते हैं तो हीट आपका 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। उसी तरीके से अगर करंट को हाफ करते हैं तो हीट आपका 1/4 टाइम हो जाएगा। तो जितना करंट बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में आपका हीट मिलेगा, और जितना कम करेंगे तो उसका उसका स्क्वायर में आपको हीट मिलेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस और टाइम के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल। मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे जितने टाइम्स उतने टाइम्स हीट बढ़ेगा, जितना टाइम्स कम करेंगे डिक्रीज करेंगे तो उतना टाइम्स आपके डिक्रीज होगा हीट। टाइम के साथ भी वैसा ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत, तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि अगर करंट को हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो बताइए आपके हीट कितने होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम्स करंट बढ़ रहा है तो 4 टाइम्स होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद कीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और सुझाव को आप वहाँ पे लिखिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेम मटेरियल के 2 कंडक्टिंग वायर है जिसका इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर है। फर्स्ट केस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दूसरे केस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस देम जो है दोनों सिचुएशन में सेम है। तो पूछ रहा है कि दोनों सिचुएशन में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले दोनों सिचुएशन का फिगर बनाते हैं। ये दोनों सिचुएशन का फिगर है आपका। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज में होगा वो 2R हो जाएगा, R+R 2R हो जाएगा। और पैरेलल में आपका दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2 से आप सॉल्व करेंगे। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज़ V देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर देखें करंट की बात करें तो फर्स्ट केस में आपका करंट होगा I1 = V/R की जगह 2R रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R है। हीट का फॉर्मूला होता है H1 = I1² R1T। यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए I1 और R1 वैल्यू पुट करेंगे, I1 का और R1 का। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा H1 का वैल्यू V²T/2R जूल। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम दे दिए। सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड केस में अगर देखें तो उसी तरीके से दूसरे सेकेंड केस में करंट हम निकालेंगे। जो I2 = क्या होगा? V/R/2 हो जाएगा = 2V/R, राइट। H2 = I2² R2T होगा। I2 R2 का वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 2V²T/R जूल मिलेगा। ये इक्वेशन 2, ये इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सीरीज में हीट प्रोड्यूस हो रहा है और पैरेलल में हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसका रेशियो क्या होगा। तो H1/H2 = क्या होगा यही पूछ रहा है। तो H1/H2 = H1 का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं यहाँ पे V²T/2R और H2 का वैल्यू आपका है 2V²T/R। इसको H1 और H2 की जगह पुट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपको 1/4 मिलेगा। मतलब
H1 अपॉन H2 आपको कितना मिल रहा है 1/4। इसी इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं H2 इक्वल टू 4H1 राइट। इसका मतलब ये है कि सेकेंड केस में H2 जो मिल रहा है H2 इक्वल टू 4H1 मिल रहा है। इसका मतलब सेकेंड सिचुएशन में सेकेंड केस में आपका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंड केस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो 4 टाइम ऑफ H1 हो रहा है फर्स्ट सिचुएशन में। तो अगर पैरेलल में हम अगर रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा बनिस्बत सीरीज में, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि H इक्वल टू I² RT होता है, मतलब करंट के स्क्वायर में आपका हीट बढ़ रहा था राइट। तो करंट अगर 2 गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना आपका हीट होगा राइट। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट एंड सेकंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल इन 10 सेकेंड। 2 चीज़ पूछ रहे हैं, फर्स्ट आपका करंट पूछ रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल इन 10 सेकेंड, ये दूसरा पार्ट है। तो सॉल्यूशन में आपका गिवन पैरामीटर आप लिखेंगे, वोल्टेज का वैल्यू 250 गिवन है और रेजिस्टेंस है 500 ओम। सिंपल सा करंट निकालने का वही ओम्स लॉज का फॉर्मूला I इक्वल टू V/R होता है। वैल्यू पुट करेंगे 250/500 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 0.5 एम्पियर के। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हीट एनर्जी निकालना। तो हीट प्रोड्यूस जो होता है आपका H इक्वल टू I² RT। करंट आपको मिल गया 0.5, करंट का वैल्यू पुट करेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है और टाइम आपका 10 सेकेंड गिवन है। तो वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको मिलेगा 1250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 72,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। तो बहुत इजी है, वैल्यू आपके गिवन है, तो गिवन पैरामीटर चार्ज जो है 72,000 कूलम है, वोल्टेज 60 वोल्ट, टाइम 1 आवर दिया है, जिसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट हम सेकेंड होता है तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60 × 60। और करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू Q/T। Q आपका वैल्यू गिवन है, टाइम भी गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आपको मिलेगा करंट का वैल्यू 20 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज गिवन है आपके, करंट आपको यहाँ पे मिल गए, वैल्यू पुट करेंगे, रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस आपको मिला 3 ओम। रेजिस्टेंस इसलिए निकाला क्योंकि फाइनली हमें हीट निकालना था, हीट के लिए करंट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम तो गिवन है, करंट मैं निकाल लिया हूँ और रेजिस्टेंस भी यहाँ निकाल लिया। वैल्यू मैं पुट करूँगा और इसे सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद आपको 4320 किलो जूल फाइनली हीट मिलेंगे। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन लास्ट है। A heating coil has resistance of 200 ohm. At what rate will heat be produced in it when current of 2.5 ampere flow through it? सिंपल सा गिवन पैरामीटर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू 200 ओम है, करंट फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर। हेयर रेट मीन्स हीट पर सेकेंड, मतलब T का वैल्यू आपका 1 सेकेंड लेंगे। सिंपल सा है आपका हीट इक्वल टू क्या होता है, I² RT। करंट का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू गिवन है और टाइम आपका 1 सेकेंड लेंगे क्योंकि रेट पूछ रहा है। सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे, आपका 1250 जूल आपका आ जाएगा। हीट पर सेकेंड जो आपका 1250 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब जूल पर सेकेंड मतलब हीट पर सेकेंड, ये रेट है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा।